बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम हिमाटोलॉजी वाले सेक्शन को रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आरबीसी इंडिसेस से, और जिस बुक से रिवाइज करने वाले हैं वह इरफान मसूद। अब ये किताब रॉबिन को कवर कर देती है और सुपरफिशियल रिव्यू है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन आरबीसी इंडिसेस। तो हीमोग्लोबिन मेल के अंदर 13.6 से लेकर 17.4 तक होता है, फीमेल के अंदर 12 से लेकर 15 तक होता है। आरबीसी की अगर वैल्यू बात करें तो 4.3 से लेकर 5.9 तक मेल्स में, और फीमेल के अंदर 3.5 से लेकर 5 तक जाता होता है। एमसीवी क्या होता है? एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। ये रट्टा मार लेना कि 80 से लेकर 100 तक होता है, ठीक है। ओके, क्यूबिक माइक्रोलीटर या फेमटोलीटर में आपको देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद जो आपका एमसीएच, ये एवरेज मास ऑफ हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये 27 से लेकर 33 तक होता है, और ये 33 से लेकर 37 तक होता है। इनके यूनिट्स को देख लेना, पिकोग्राम है, ग्राम है। और इसके बाद लास्ट में आ जाता है आरडीडब्ल्यू। इट इज़ अ वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी इन द पेरिफेरल ब्लड। तो जो आपको आरडीडब्ल्यू होते हैं और इसके अलावा टीआईबीसी, ये दोनों बढ़ते होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। 11.5 से लेकर 14.5 तक जाता होता है। ये तो हो गया आरबीसी इंडिसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पेरिफेरल ब्लड फिल्म। तो सबसे पहले हम एनाइसोसाइटोसिस को देख लेते हैं। एनाइसोसाइटोसिस का मतलब है कि एबनॉर्मल साइज है, कि साइज अगर बड़ा हो गया, छोटा हो गया है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या थैलेसीमिया में आपको देखने को मिलता होता है कि एक ही स्मेयर के अंदर छोटे बड़े सेल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या वेरिएशन इन द साइज ऑफ द आरबीसी। पोइकिलोसाइटोसिस में शेप की अल्टरेशन देखने को मिलती है, ये आपको अभी थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी आपको दोनों देखने को मिलेंगे, और पोइकिलोसाइटोसिस को पेंसिल सेल कहते होते हैं। नेक्स्ट है कैंथोसाइट्स। कैंथोसाइट क्या होते हैं? आरबीसी के ऊपर स्पिक्यूल्स होते हैं ड्यू टू अनस्टेबल आरबीसी मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर। तो उसके कॉज क्या होते हैं? उसके कॉज के अंदर ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, हाइड्रेटरी सफिरोसाइटोसिस है। नेक्स्ट है बर्ड सेल में स्पिक्यूल्स होते हैं लेकिन लेस मार्क्ड होते हैं। अभी यूरीमिया के अंदर देखने को मिलता है, लीवर फेलियर में भी आ जाएगा। नेक्स्ट है शिस्टियोसाइट। तो शिस्टियोसाइट होते हैं आपके फ्रेगमेंटेड आरबीसीज होती है, स्लाइस्ड बाय द फिब्रिन बैंड्स। तो फ्रेगमेंटेड आरबीसीज होती है, शेयर मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से डिफॉर्म हो जाती है। तो आपको माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया में, डीआईसी में, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा एंड द प्रीक्लैम्सिया में आपको देखने को मिलता है। लास्ट में डायमॉर्फिक पिक्चर, जिसमें आपको दो पॉपुलेशन देखने को मिलती है सिट्रोब्लास्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे थे रोलेक्स फॉर्मेशन। तो रोलेक्स फॉर्मेशन में आरबीसी स्टाक करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह कॉइन्स का स्टाक होता है ना, आरबीसी का भी स्टाक हो जाएगा ऑन ईच अदर। तो ये आपको मल्टीपल माइलोमा में, पैराप्रोटीनीमिया में और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में से मल्टीपल माइलोमा को रट्टा मार लेना, और यहाँ पे ईएसआर आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसोफिलिक स्टिपलिंग। बेसोफिलिक स्टिपलिंग के अंदर आपको डीनेचर्ड आरएनए देखने को मिलेगा आरबीसी में। तो आपको मेनली लेड पॉइजनिंग और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। बाइट सेल और हिंज बॉडी आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में देखने को मिलती होती है। लास्ट है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट आपके लार्ज स्फेरिकल आरबीसीज होती है विद ब्लूइश कलर। अभी ब्लूइश कलर राइबोसोमल आरएनए की वजह से होता है। अब रेटिकुलोसाइट के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इनको एक दिन चाहिए होता है फॉर मैच्योरेशन। और जो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द पेरिफेरल ब्लड, इसको कहते होते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट। तो ये आपका बोन मैरो की इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस एक्टिविटी को शो करता होता है कि अगर रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा है तो ये आपका हिमोलाइटिक एनीमिया है, ठीक हो गया। ओके, अगर आपका यानी आरबीसी टूट रहे हैं, रेटिक्स ठीक है, लेकिन अगर अंडर प्रोडक्शन है, डैट मीन रेटिक्स कम है, और ये प्लास्टिक एनीमिया को बता दे रहा है। इसके बाद हम एनीमिया की तरफ आ जाते हैं। एनीमिया में क्या होता है कि आपका आरबीसी का जो मैस है वो कम देखने को मिलता होता है ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। ओके, तो डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग आरबीसी मैस, उसको बोलते हैं एनीमिया वगैरह कहते हैं। अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन एमसीवी, तो हम इसको 3 में डिवाइड कर देते हैं, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और उसके अलावा नॉर्मोसिटिक आ जाएगा। नॉर्मोसिटिक को आगे में 2 में डिवाइड करते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया, और उसके अलावा आपका आता है अंडर प्रोडक्शन वाला एनीमिया। अब जो हिमोलाइटिक एनीमिया उसको मुझे 2 में डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा वास्कुलर, इंट्रावास्कुलर। ओके, तो यहाँ पे आपने रेटिकुलोसाइट इंडेक्स को भी देखना है। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स क्या होता है? करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट होता है। रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होती है? परसेंटेज ऑफ आरबीसीज या रेड सेल्स इन द पेरिफेरल ब्लड। तो उसको हम रेटिकुलोसाइट काउंट कहते होते हैं। तो रेटिकुलोसाइट क्या थे? आपके यंग आरबीसी थे, बोन मैरो से रिलीज होती है। ब्लू साइटोप्लाज्म ड्यू टू रेसिडुअल आरएनए होता है। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट आपको 1 से लेकर 2% आपको देखने को मिलती होती है, ठीक है। और जो आपका आर आई है, ये आपका करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट है। अगर ये 3% से ज़्यादा है, डैट मीन गुड मैरो रिस्पॉन्स। अगर 3 से कम है, ओके, यहाँ पे इसने 2 लिखा हुआ है, लेकिन अगर 3, तो वैसे आना चाहिए यहाँ पर 3 से ज़्यादा है, तो बोन मैरो का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ओके, और आर आई कैसे मालूम करोगे? रेटिकुलोसाइट काउंट मल्टीप्लाई पेशेंट हिमाटोक्रिट, ओके, और डिवाइडेड बाई नॉर्मल हिमाटोक्रिट है। तो जो नॉर्मल हिमाटोक्रिट होता है वो तकरीबन 45% आपको देखने को मिलता है। तो ये फार्मूला देख लेना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है कि आपका लाइक 80 से लेकर 100 का तो हमने रट्टा मारा था। जो माइक्रोसिटिक में क्या होगा? 80 से कम होगा, और 100 से ज़्यादा हो तो आपका मेगालोब्लास्टिक आ जाएगा 80 क्यूबिक, ठीक है, मीटर। तो इसको देख लेना कि इसके अंदर निमोनिक होता है ए लिस्ट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, लाइट पॉइजनिंग, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया आ जाएगा। मैक्रोसिटिक एनीमिया में आपको 100 से ज़्यादा देखने को मिलता होता है, ठीक है। इसमें आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मैक्रोसिटिक को 2 में डिवाइड करते हैं, मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक है। जो आपका मेगालोब्लास्टिक होता है उसको आगे में 3 में डिवाइड करते हैं, वो आगे हम सारी क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे। ओके, और लास्ट में आपको नॉर्मोसिटिक होता है। नॉर्मोसिटिक में 80 से लेकर 100 तक होता है, उसमें उसको हम 2 में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन के जो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट। वंस अगेन मैंने 3 वाला बताया था, अगर 3 से ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि
कि गुड मैरो रिस्पॉन्स। अगर आपका खराब है, लो है, तो उसका मतलब मैरो का रिस्पॉन्स पुअर है। तो ये आपको लाइक ए प्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा रीनल फेलियर, क्योंकि आपका जो एरिथ्रोपोएटिन वो प्रोड्यूस नहीं होता। अर्ली स्टेज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अर्ली स्टेज एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। जबकि आपका ये वाला जो है ना आपका, इसको आप दो में डिवाइड करते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट है। जो आपका एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट होता है इसमें आपका इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, मलेरिया और माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया आपके देखने को मिलते होते हैं। ठीक है, ओके। आपने यानी ना हिमोलिटिक एनीमिया आपको आपने दो में डिवाइड करना है, एक्स्ट्रा वास्कुलर, इंट्रावास्कुलर। जो एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस है उसका निमोनिक होता है मेनली, वैसे यहाँ पर रट्टा मारना CSS होता है। ठीक है, सी से क्या होता है, सी से आपका आपने रट्टा मारने के सी से आपका हीमोग्लोबिन C होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन C। ऐसे आपका सफिरोसाइटोसिस और ऐसे सिकल सेल एनीमिया आपको नहीं देखने को मिलता होता है। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा वास्कुलर। जबकि इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर आपका PGMI है, पी से प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया आ जाएगा, वैसे इसने इंट्रिंसिक डिफेक्ट के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, ओके। PGMI। तो जी से ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी, एम से मलेरिया और आई से इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो जो माइक्रोसिटिक एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है। अब आयरन की अब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम के अंदर होती है। ठीक है, और जो फोलेट की होती है जूजिनम में होती है। और इसके अलावा हमारा B12 होता है, आपका इलियम में एब्जॉर्ब होता है। अब जो ऑक्सीडाइज आयरन होता है जिसको Fe+3 कहते हैं, उसको आपने रिड्यूस करना है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई काम की चीज़ नहीं है। उसके कॉजेज़ को देख लो, उसके कॉजेज़ को जो आयरन के काजेज और आयरन डेफिशिएंसी नहीं है कि डाइटरी लैक, लाइक बच्चों में डाइटरी लैक है एल्डरली, या यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या चिल्ड्रन के अंदर, या आयरन की एब्जॉर्प्शन इंपेयर्ड हो गई है, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट डिजीज जिसमें विलर सरफेस नहीं होती है, गैस्ट्रेक्टमी जिसमें गैस्ट्रिक एसिड नहीं होगा, लास्ट में ब्लड लॉस है। अब ब्लड लॉस मेल्स के अंदर पेप्टिक अल्सर और फीमेल के अंदर एमिनोरेजिया का रट्टा मार लेना। ठीक हो गया, पेप्टिक अल्सर यानी जो बूढ़े लोगों में लाइक पेप्टिक अल्सर हो गया आपका, ओके। मेल्स के अंदर एमिनोरेजिया प्रेगनेंसी, फीमेल के अंदर। एल्डरली के अंदर अपने कोलोन के अंदर पॉलिप्स, कोलोरेक्टल कैंसर होती है, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, इसको भी रट्टा मार लेना। क्लियर। तो हुकवर्म इन्फेस्टेशन के अंदर आपका इंसाइलस स्टोमाटोडिनल इंडिकेटर मैरिकेनिस आ जाएगा। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने देखना है कि जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा। नॉर्मल ब्लास्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इंक्रीज इन एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर, तो आपको एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो स्टेनेबल आयरन है उसके डिसअपीयरेंस देखने को मिलेगा फ्रॉम द फेगोसाइट्स इन द बोन मैरो ऑन द प्रोशन ब्लू स्टेन। और पोइकिलोसाइटोसिस होगा। पोइकिलोसाइटोसिस पेंसिल सेल होते हैं, स्मॉल एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। सेल्स के अंदर जो सेंट्रल पैलर है वो इनलार्ज देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। अब इसके क्लिनिकल फीचर के अंदर आ जाता है क्लिनिकिया, नेल की स्पूनिंग, एंगुलर चिलोसिस है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस है, पीक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्लमर विंसन सिंड्रोम, प्लमर विंसन सिंड्रोम आयरन डेफिशिएंसी में फिजिकल वेब है, लाइक जो डिस्फेजिया होगा सॉलिड्स के लिए होगा, लिक्विड्स के लिए नहीं होगा। ओके, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। इसके अलावा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। अब इसकी आपने लेफ्ट फाइटिंग को देख लेना। नंबर 1 CBC कराओगे तो वहाँ पे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, MCV आपको 80 से कम देखने को मिलेगा। नंबर 2 थ्रोम्बोसाइटोसिस है, क्रॉनिक आयरन डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। आयरन प्रोफाइल के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, लाइक आपका इसमें RDW भी बढ़ जाता होता है। क्लियर, ये भी बढ़ जाता होता है। और इसका आयरन प्रोफाइल के अंदर सीरम आयरन आ जाएगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है, फेरेटिन, और इसके अलावा ट्रांसफेरिन के सैचुरेशन है। ठीक है, और जो TIBC वो ज़्यादा हो जाएगा, बाकी सब चीज़ आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया वाला टॉपिक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं पैथोमा से भी रिवाइज करा देता हूँ कि यहाँ पे पैथोमा में क्या लिखा हुआ है कि पैथोमा में जो आपका RBC मैस है, सर्कुलेटिंग RBC मैस है, वो कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको सिम्टम देखने को मिलेगा एनीमिया के। और आपने RBC मैस को देखने के लिए हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट और RBC काउंट को आपने देखना होता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन मेल्स के अंदर 13.5 को आपने रट्टा मारना था। अच्छा, यहाँ पे क्या वैल्यूज लिखी हुई है? अच्छा, तो 13.5, ठीक है, यानी मेल्स के अंदर 13.5 आ जाएगा। ओके, और फीमेल के अंदर 12.5 है, 12.5 यहाँ पे आना चाहिए। नॉर्मल हीमोग्लोबिन 13.5 से लेकर 17.5 ये सही कर लेते हैं क्योंकि याद करने में आसानी होगी। इसके अलावा यहाँ पर 12.5 से लेकर 6 तक आपको देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना। बाकी यहाँ पे जो MCV है ना, ये आपका ऑलमोस्ट 80 से लेकर 100 माइक्रो ये आपको देखने को मिलेगा। बस ये आप नोट कर लेना। अब ये माइक्रोसिटिक एनीमिया में एनीमिया विद MCV लेस देन 80 आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोसिटिक एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो इसकी वजह से जो RBC प्रोजेनिटर होते हैं, ठीक है, ओके, वो आगे ज़्यादा डिवीजन करना शुरू कर देते हैं टू मेंटेन द हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन के अंदर आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, हीम के अंदर आगे दो चीज़ें होती है, आयरन और प्रोटोफायरिन। तो अगर कोई भी चीज़ कम हो जाएगी तो उसकी वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन का लेवल कम होगा, आयरन कम, हीमोग्लोबिन कम और माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, जो लैक ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द वर्ल्ड है। तो ओके, बाकी यहाँ पे आयरन के एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म में इसका छोड़ देना। अब यहाँ पे आयरन के मेजरमेंट, नंबर 1 सीरम आयरन जो कि ब्लड के अंदर आयरन को मेजर करता होता है। नंबर 2 TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो कि मेजर और ट्रांसफर इन द ब्लड है। इसके अलावा परसेंटेज सैचुरेशन होती है।
ये ये फ्री ट्रांसफरेंट मालिक्यूल है, जबकि जो परसेंटेज सैचुरेशन होता है ना, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफरेंट मालिक्यूल जो कि आयरन से एक्चुअली बाउंड होते हैं 33% होता है। उसके अलावा आपके सीरम फेरेटिन जो कि आयरन के स्टोर को बताते हैं मैक्रोफेजेस और लीवर के अंदर। अब आयरन की डेफिशिएंसी के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, लाइक डाइटरी लैक या ब्लड लॉस की वजह से, इन्फेंट के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग, चिल्ड्रन के अंदर पुअर डाइट, एडल्ट के अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज, मेल के अंदर मेनोरेजिया और प्रेगनेंसी इन द फीमेल है, एल्डरली पेशेंट के अंदर कोलोनिक पॉलिप या कैंसर है, हुकवार्म इन्फेस्टेशन आपको डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलता है। अदर कॉजेज के अंदर माल न्यूट्रिशन, मैल एब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रैक्टमी है, ये आपने याद कर लेना। बाकी यहाँ पे स्टेजेस ऑफ आयरन, नंबर 1 स्टोरेज आपका आयरन कम हो जाएगा, लाइक फेरेटिन कम तो TIBC ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 2 सीरम आयरन कम होना शुरू हो जाएगा, सीरम आयरन कम, सैचुरेशन कम होगी। नॉर्मोसिटिक एनीमिया के बोन मैरो छोटे छोटे बनाएगी लेकिन नॉर्मल साइज कम बनाएगी लेकिन नॉर्मल साइज RBC। इसके बाद माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आगे क्लिनिकल फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कोलिन पाइका देखने को मिलेगा। बाकी लेबोरेटरी फाइंडिंग में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया विद इंक्रीज RBC, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नंबर 2 ये आपने चीज़ें नोट कर लेनी है, फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफाइन FEP लेवल बढ़ जाएगा। और ट्रीटमेंट के अंदर आपने सप्लीमेंट आयरन देना होता है, फेरस सल्फेट देना है। जो प्लमर विंसेंट सिंड्रोम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विद इसमें फीचर वेपोरेट ट्रॉफिक ग्लोसाइटस, तो ये देख लेना। तो ऑलमोस्ट हमारा पहला एनीमिया कवर हो गया है।